दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का माहौल देख के, आज का वातावरण देख के न जाने क्यों गांधी जी की बड़ी बोलिए याद आ रही है। मन करता है कुछ गांधी जी के बारे में बात की जाए। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, गांधी जी, महात्मा गांधी, जिनको लोग प्यार से बापू भी कहते हैं, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, सत्य के महान पुजारी, पूरा जीवन सत्य से जिया। आपको गांधी जी की बात, जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो आपके ध्यान में एक छवि बनती है, एक बूढ़े इंसान की, कमज़ोर, शरीर से कमज़ोर बूढ़ा इंसान, हाथ में लाठी लिए हुए, एक बड़ा ही साधारण सा चश्मा आँखों पर, शरीर पर खाली लंगोटी, कोई और कपड़ा नहीं, धोती लंगोटी की तरह की धोती, एक अधनंगा फ़कीर कह लीजिए, ऐसे इंसान की छवि बनती है। निहायत ही अनाकर्षक, मतलब आकर्षक जैसी कोई भी चीज़ उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में नहीं थी, सिवाय सत्य। सत्य, वो इंसान सत्य के भरोसे उसने बिना किसी फौज के अंग्रेज़ों से देश अपना आज़ाद कराया। सिर्फ सत्य, ट्रूथ एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ, नथिंग बट ट्रूथ। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, सत्य से नहीं डिगना, सत्य और अहिंसा, उस इंसान के यही दो सिद्धांत थे। मतलब अगर वो किसी से बात करते थे, किसी आदमी को समझाना चाहते थे और वो इंसान नहीं समझता था, दो चार बात बड़ी ही शांति से समझाते थे। उन्हें किसी बात, इंसान की बात गलत लगी तो बड़ी ही शांतिपूर्वक उसको समझाते थे। और अगर नहीं समझता था तो आप यकीन मानेंगे, वो कभी क्रोधित नहीं होते थे। वो जब वो इंसान को नहीं समझा पाते थे तो वो उपवास करते थे। क्यों? उनका सोचना ये था कि अरे मैं कितना नाकाबिल हूँ कि मैं उस आदमी को अपनी बात ही नहीं समझा पा रहा, तो इसके लिए मुझे पश्चाताप करना चाहिए। और पश्चाताप के स्वरूप वो उपवास करते थे। है ना गजब की बात। मगर इसीलिए वो राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी से फिर बापू बन गए। मुझे याद आता है एक बार जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम के बेहिसाब दंगे हो रहे थे। मेरा ख्याल है ये बंटवारे के समय की बात है, जब दंगे हो रहे थे। मतलब इंसानों को बड़ी ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर रहे थे, काट डालते थे, बड़ी ही हिंसा हो रही थी। आपको ये तो समझ ही है कि जब इंसान के अंदर से हिंसा प्रकट होती है तो एकदम पार्श्विक प्रवृत्ति का बन जाता है। उसमें और हिंसक जानवर में कुछ भी फर्क नहीं रहता। इसकी तो ताज़ा मिसाल अभी भी आप देख चुके हैं। अभी मेरा ख्याल है 4-6 दिन पहले ही बेंगलुरु में हो चुका है। उससे पहले आपने 2-4 महीने पहले वो दिल्ली में देखा, यूपी में देखा। ये हर जगह होता है। जब भीड़ हिंसा पर उतारू होती है तो वो अंधी हो जाती है, उसे कुछ नहीं दिखता। वो एकदम पाश्विक, एकदम क्रूर जिनावर बन जाते हैं।
खैर, बात कुछ और हो रही थी। जब कलकत्ता की बात मैं बता रहा था, जब इसी प्रकार की हिंसा हो रही थी, बेहिसाब बेहद क्रूर हिंसा हो रही थी, गांधी जी ने समझाने की कोशिश की और जब लोग नहीं समझे तो बापू ने कहा ठीक है, लोग नहीं समझ रहे, मैं आज से उपवास रखूंगा। अब बताइए, हिंसा हो रही है, भीड़ पागल है, और बापू कहते हैं लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मैं आज से उपवास रखूंगा। दोस्तों, कौन इस बात को मानेगा कि बापू ने बोला मैं उपवास रखूंगा और जनता में लोग रोने लग गए ये सुन के कि अरे बापू भूखे रहेंगे। क्या ये बात आज कोई मान सकता है कि बापू ने कहा मैं उपवास रखूंगा, जनता में लोग रोने लग गए कि अरे बापू भूखे रहेंगे, और दंगे बंद हो गए। ये बड़ी ही चमत्कारिक, आज के ज़माने में तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात प्रतीत होती है। आज के ज़माने में तो हालात ये है कि आप किसी बात से नाराज़ हैं अपने घर वालों से, आप बोलिए कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आपकी पत्नी का जवाब क्या होगा? पक्का है ना, खाना नहीं खाओगे? फिर मैं बच्चों को लेके चाट पकौड़ी खिलाने ले जाती हूँ। और आप थोड़ा गुस्से से देखें तो बोलेगी कि खाना खा के हमारे ऊपर एहसान करते हो, हैं? तो ये है साहब, ये बापू ही थे। आज कोई नेता बोले मैं खाना नहीं खाऊंगा, लोग जूते मारेंगे उसको, अबे मत खा, 4 गालियाँ देंगे, साले देश का ये हाल बना रखा है, बात करता है खाना नहीं खा, बाढ़ में जाना। यही है, पर वो बापू थे, महात्मा गांधी। पर वो महात्मा गांधी जिनको बोलते हैं, ये हाल शरीर पर कपड़े नहीं रहना, एक धोती लंगोटी शरीर की रहना, ये हमेशा से गांधी जी ऐसे नहीं थे। जब वो जवान युवक थे, उनके पिताजी ने उनको लंदन पढ़ने के लिए भेजा, तो अपने जिस रिश्तेदार के पास वो गए, उनके पिताजी ने उनको भेजा था कि वहाँ रह के पढ़ाई करना, तो उनके रिश्तेदार ने खुद लिखा है कि जब मैंने उसको देखा मोहनदास को, तो मैं देखता ही रह गया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कह रहे गुजरात जैसे प्रांत से कोई इतना फैशनेबल लड़का, कैसे खूबसूरत फैशनेबल लड़का कैसे हो सकता है? पर खैर, फैशनेबल बोलते हैं वो अतरंगी कलर के रेनबो टाइप के कपड़े पहनते थे, और बाद में एक से एक स्टाइलिश सूट पहनना शुरू किया उन्होंने। खैर, पढ़ाई पूरी की, उसके बाद अफ्रीका गए। तो आप कभी भी देखिए उनको ज़माने की फ़ोटो, सब एकदम स्टाइलिश सूट में दिखेंगे, 3 पीस सूट, स्टाइलिश एकदम। आपको यकीन ही नहीं होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी वही मोहनदास करमचंद गांधी हैं जो बापू या महात्मा गांधी बने। खैर, बता कुछ और रहा था। वहाँ से जब वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में चढ़े साउथ अफ्रीका में, अंग्रेज़ों ने उनको बाहर निकाल के फेंक दिया डब्बे से कि कोई हिंदुस्तानी फर्स्ट क्लास के डब्बे में सफ़र नहीं कर सकता। और वहाँ से उन्हें अपमान महसूस हुआ कि भारतीयों के साथ इस प्रकार का अपमान कैसे हो सकता है। वहाँ से उन्होंने देश वापस आए और फिर आज़ादी की अपनी लड़ाई शुरू की। जब अपने देश वापस आए, भारतवर्ष वापस आए, याद रखिए 3 पीस सूट पहनने वाला इंसान हमेशा से फैशनेबल लड़का जब हिंदुस्तान आता, जब उसने हिंदुस्तानियों की हालत देखी, अपने देश के में देखा कितनी गरीबी है, यहाँ 60-70% लोग गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी में ही रहते हैं, तो उन्हें उनका दुख देख के उन्होंने अपने कपड़े, सबसे पहले जो कर सकते थे अपने कपड़े वपड़े दान कर दिए। और उन्होंने कहा जैसे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, मुश्किल से एक धोती उनको नसीब होती है, उसी प्रकार वो भी धोती पहनकर उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया। आगे की ज़्यादा करके कहानी तो आपको मालूम ही है। और फिर उन्होंने, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि
कि वो इंसान जो एक ने हाईली फैशनेबल इंसान था, जिसने अपनी ज़िंदगी शुरू की, बैरिस्टर बना और बाहर देश में आके अपने लोगों की हालत देखी, तो ब्रिटिश साम्राज्य से देश को आज़ाद कराया अहिंसा पूर्वक। ये वो महात्मा गांधी थे जिनको आज, खैर आज की तो बात ही छोड़िए, आज का क्या हाल है? आज के क्या हाल है? आज के मंत्री लोगों का ये हाल है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान बहुत रईस देश बन गया है। हिंदुस्तान आज भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मगर आज यहाँ के मंत्री लोग डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, सुबह से शाम तक 4-4-5 बार कपड़े बदलते हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। और आपको यकीन होगा, लोग गांधी के चरखे के साथ बेहतरीन डिज़ाइनर चश्मा पहन के, डिज़ाइनर कपड़े पहन के, चरखे के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। सारे हिंदुस्तान में फ़ोटोएं मैगज़ीनों में छपती हैं। इस प्रकार वो गांधी बनने की प्रक्रिया कर रहे हैं। दोस्तों, क्या ये हास्यास्पद नहीं है? पर खैर साहब, आपका अपना एक तरीका है जनता को बेवकूफ़ बनाने का, और जनता बन रही है। और फिर जो लोग ऐसा है, जो लोग बनने के लिए हर वक्त तैयार हैं, दे डिज़र्व इट, उनको यही मिलना चाहिए। चारों तरफ गांधी जो अहिंसा का पुजारी था, जो सच के ऊपर चलता था, आज 24 घंटे झूठ बोलते हैं आपके मंत्री लोग। मगर आप खुश हैं? आप खुश हैं? गांधी शांति के प्रतीक, महात्मा गांधी जो बाद में बापू बने, राष्ट्रपिता गांधी बने, शांति, हर हाल में शांति चाहिए, देश को आज़ादी भी शांतिपूर्वक। मगर आज आपके नेता हर वक्त युद्ध की बात करते हैं। समझ नहीं आता है दोस्तों, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं या विनाश की ओर। आज जितना, और याद रखिए, भारत अमीर देशों की श्रेणी में नहीं आके खड़ा हो गया जिससे कि आप ये सब अफोर्ड कर सकें। मगर साहब, आपने अपने हिसाब से विजय पाई है, तो आपको कौन चैलेंज कर सकता है? मगर आपका सोच किस प्रकार का सोच है? ज़्यादा कहना इस बारे में कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरी मंशा कोई राजनीतिक समस्या हल करने के नहीं है। मैं तो बापू के बारे में बात करना चाहता था। बापू, उनका मतलब उनका ऐसा था, अगर उनको कोई बात समझानी होती थी, जैसे मुझे याद आता है एक किस्सा, एक गांव की औरत एक बार उनके आश्रम में, साबरमती आश्रम में, अपने बच्चे को लेके आई। लोगों का विश्वास देखिए गांधी जी के ऊपर। वो बच्चे को लेके आई, उन्होंने पूछा क्या समस्या है, तो उसने बताया, बापू ये मेरा बच्चा ये गुड़ बहुत खाता है, बहुत समझाते नहीं सुनता, तो आप प्लीज़ बोलिए ना इसको कि गुड़ खाना छोड़ दे। आपको मालूम है बापू ने क्या कहा? बापू ने कहा ठीक है, आप इसको 1 महीने बाद लेके आओ। स्त्री चली गई, 1 महीने बाद लेके आई, बापू मिले, उसने फिर बापू से वही बात दोहराई, बापू इसको बोलिए ये गुड़ खाना नहीं छोड़ता। बापू ने उस बच्चे को बोला, बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ खाना छोड़ दो। बच्चे को समझ आई या नहीं आई वो तो मुझे नहीं मालूम, मगर उन्होंने इतना कहा और उस स्त्री से कहा ठीक है, मैंने कह दिया। स्त्री बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसने कहा बापू
ये बात तो आप पिछली बार भी 1 महीने पहले भी कह सकते थे, फिर मुझे दोबारा आज बुलाया क्यों? बापू ने बोला वो मैंने इसलिए नहीं किया कि उस वक्त मैं खुद भी गुड़ खाता था। जो काम मैं स्वयं करता हूँ, मैं किसी दूसरे के लिए वो काम करने से मना कैसे कर सकता हूँ? मगर आज ऐसा होता है क्या? आज तो आप 24 घंटे अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, क्या कुछ करते हैं, मगर बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसा ना करें। दोस्तों, नहीं होगा। सब बच्चे, सारी दुनिया आपका खुद का आचरण देखती है, उसी हिसाब से वो लोग व्यवहार करते हैं। आप सोचें कि आप कुछ भी करेंगे और लोग आपके कहना मान लेंगे, ऐसा नहीं होता, होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। खैर, तो उसी प्रकार आज के नेतृत्व की भी बात है। जब आप खुद ही 24 घंटे झूठ बोलेंगे और जनता से अपेक्षा करेंगे कि वो सत्य का पालन करे, तो ये कभी होगा? ये होने वाली बात है क्या? मगर खैर साहब, देश तो चल रहा है, जोर में चल रहा है। देश के लोगों के पास आप देखिए आर्थिक हालत तो क्या है। आर्थिक हालत देश की आपको मालूम है। वो तो भला हो कोरोना का, क्या आज गवर्नमेंट के पास बहाना है कि कोरोना का, सारे विश्व में कोरोना से आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई है, इसलिए हमारी भी हो गई है? अच्छा बहाना है। एक तरह से इनको तो वरदान दिया कोरोना ने। नहीं तो जनवरी से पहले या मार्च से पहले क्या आर्थिक स्थिति आपके देश की बहुत अच्छी थी? उस वक्त क्या सब बढ़िया चल रहा था? मगर ठीक है, जब ईश्वर आपके साथ है, मतलब इसको यही कहा जाएगा ना, ईश्वर आपके साथ है, कि वो इस तरह की बीमारी आई जिसमें आपको ये कहने का मौका मिला कि सब सारे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब है, तो हमारी अर्थव्यवस्था खराब है, तो इसमें क्या खास बात है? तो साहब, मेरा मतलब मैं गांधी जी के बारे में बात करना चाहता था। वो मेरा ख्याल है मैं कर ही चुका हूँ। बाकी राजनीति की बात करेंगे तो ये तो जितनी बात की जाए उतनी ही कम होगी। और हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों कि जिस तरह से चल रहा है, तो जैसे किसी ने, प्लूटो या अरिस्टोटल ने, किसी ने कहा था, उससे किसी ने पूछा था कि तब तक दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, किसी ने पूछा था तीसरे विश्व युद्ध के बारे में आपका क्या विचार है? तो उसने कहा था कि देखिए, तीसरे विश्व युद्ध के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर एक बात अवश्य कहता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा इस दुनिया में। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा आप क्यों कहते हैं कि चौथा विश्व युद्ध नहीं होगा? बोलता है, जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं। जब बचेगा ही नहीं तो चौथे विश्व युद्ध की संभावना ही कहाँ है? तो दोस्तों, जिस प्रकार आज युद्ध के बारे में बातें हो रही हैं, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। गीता में भी, महाभारत में भी कृष्ण ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को कहा था कि देखो, युद्ध से सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं होता। तुम एक काम करो, सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को, मैं उनको मना लूंगा कि युद्ध ना हो। ये हालत थी। श्री कृष्ण का कहना था कि शांति किसी भी कीमत पे मिले, वो सस्ती होती है हमेशा। मगर आज क्या हो रहा है? आज तो पूरा देश में जैसा भी, जिस तरह से भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसको सब हथियारों के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल, कहाँ से बड़े बड़े हथियार, विमान मंगाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो देश हमारे मित्र हैं। अरे, जब तुम अरबों खरबों रुपए के व्यापार
उनको ऑर्डर्स दोगे तो वो आपके मित्र क्यों नहीं होंगे? क्या वो सच में आपके मित्र हैं? जरा कभी सोचिए इस बात को ध्यान से। जिन लोगों की स्वयं की आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है, उनको आप व्यापार देते हैं सामान खरीदने के लिए, अरबों खरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपके मित्र क्यों नहीं होंगे? उनको तो अपना सामान बेचना है, वो तो चाहते हैं कहीं ना कहीं विश्व में युद्ध होते ही रहना चाहिए, बिकॉज उनका काम ही हथियार बनाना है। उनका बिजनेस कैसे चलेगा अगर आप जैसे लोग हथियारों का ऑर्डर नहीं देंगे? वो तो हर वक्त कहीं ना कहीं युद्ध चाहते हैं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध होते ही रहना चाहिए। और जब कहीं नहीं होता, शांति की व्यवस्था होती है, तो वो टेररिस्ट को फ्री में हथियार देते हैं। अरे हथियार बना के वो क्या गोदाम में रख के उसको वैसे ही एक्सपायरी डेट हो जाएगी। तो ये उनका काम है, जिसको आप सोच रहे हैं कि वो हमारे मित्र हैं। कोई आपका मित्र नहीं है साहब, ये गलत फहमी के शिकार है आप। और देखिए और क्या था, मेरा ख्याल तो ये है कि अभी भी समय है, समझ जाना चाहिए। समझ जाए तो अच्छा है, वरना विध्वंस तो होके रहेगा। युद्ध हुआ तो विध्वंस होके रहेगा। दोस्तों, ये युद्ध इस वक्त का युद्ध दो देशों का युद्ध नहीं होगा, ये विश्व युद्ध ही होगा। एंड देन देयर विल बी अ डिजास्टर। जैसे बताया ना, कोई बचेगा ही नहीं। तो ये किस प्रकार का शासन है आपका? किस ओर ले जा रहे हैं देश को आप? युद्ध की तरफ। क्या आपको ये सही लगता है? एक बात के और ऊपर ध्यान करिए दोस्तों, अंग्रेज जब इस देश में आए थे तो व्यापार करने आए थे दोस्तों। वो कोई गन और तोपें और मशीन गनें लेके नहीं आए थे। उससे उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा नहीं किया था, वो सिर्फ व्यापार करने आए थे। और व्यापार करते करते उन्होंने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, उनका साम्राज्य जम गया। जरा सोचिए, आज हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? आज हमने हर क्षेत्र में फॉरेन कंपनीज को छूट दे दी है कि आइए और हमारी कंपनियां खरीदिए, हमारी कंपनियों में निवेश कीजिए। हम जो पिछले 60-70 साल में इतने सार्वजनिक उपक्रम बनाए, उनको हम सब धीरे धीरे बेचते जा रहे हैं। और माफ़ कीजिए, आप बेच कौन सी कंपनियां रहे हैं? जो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, आप उन्हें बेच रहे हैं। हिम्मत है तो लॉस मेकिंग कंपनीज बेच के दिखाइए ना, तब हम समझें आपकी लीडरशिप में कुछ दम है। आप अपने चलते हुए प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को बेचते जा रहे हैं। क्या दोस्तों आप नहीं समझते कि स्लोली एक तरह से फिर वो लोग आके कब्जा कर लेंगे आपके देश के ऊपर? इसी प्रकार पहले आए थे, अब तो आपने पूरी तरह से उनको खुली छूट दे दी है कि बैंकिंग में आइए, शेयर बाजार में आइए, कंपनियां खरीदिए, यहाँ तक कि मिलिट्री में भी आपने इन्वेस्ट करने की और हथियार बनाने की उनको छूट दी है। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं गलत ही हूँ, मगर मुझे लगता है कि स्लोली हम फिर एक दिन, हो सकता है कुछ वर्ष लग जाए इसमें, मगर हम फिर गुलाम बनेंगे अगर हालात यही रहे तो। फिर बोला जाता है, पता नहीं सब, बड़ी हिम्मत है आपकी बोलने की। बोलते हैं कि मित्रों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अरे अब बिकने को बाकी क्या रखा है? बिकने को बाकी क्या रखा है? एक एक करके सब तो आप बेचते जा रहे हैं, बिकने को बाकी क्या रह जाएगा? मगर खैर, ये आपका सोच है। और खैर, आपके पास बड़े बड़े सोच वाले लोग भी आपके साथ होंगे, आपने भी कुछ सोच समझ के ही आप ये कर रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। पर ये सब कुछ अजीब सा लगता है।
एक और सेक्टर है इलेक्शन। दोस्तों, मुझे ये समझ ही नहीं आता है कि इस देश में इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं। इलेक्शन होते हैं, 10 स्टेट में आप जीते, 12 स्टेट में आप जीते, 5-6 स्टेट में दूसरी पार्टी जीतती है, मगर आप तो उनको जहाँ जहाँ दूसरी पार्टियाँ जीती हैं आप उनकी सरकार तोड़ के खरीद फरोख्त करके आप अपनी सरकार बना लेते हैं। तो फिर इलेक्शन करते ही क्यों हैं? फाइनली जब सबको तोड़ फोड़ करके खरीद फरोख्त करके आप अपनी ही गवर्नमेंट बनानी है तो वाई डू इलेक्शन? जनता के सरासर अपमान क्यों करते हैं आप? जनता चुनती है ना, जिस तरह आपको चुना है इसी तरह दूसरों को भी जनता चुनती है, मगर उनकी चुनी हुई सरकार को आप खरीद फरोख्त करके कुछ भी करके गिरा देते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। जब यही होना है फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है, ये समझाए। हाँ दोस्तों, आप भी सोचिए और फिर भी आपको सही लगता है। देखिए, मैं एक सीधी सादी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा। अगर आप सोचें मैं गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ तो ऐसा नहीं है। मोदी सरकार बहुत से अच्छे काम कर रही है, मगर ये प्रश्न तो अपनी जगह है ना। इसका कोई संतोषजनक उत्तर दीजिए। आना ही चाहिए, जनता को हक है ना जानने का। और जनता है कि हाँ, मगर आप में ये कला तो है कि आज भी जनता आपकी वाह वाह करती है। ये कमाल है। जानते हुए भूखे मर रहे हैं, परेशानी में हैं, नौकरियां